नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए है। इसमें मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, टॉप 15 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप इसको एक किसी भी बुक में उठा के आप देख लीजिए, कहीं भी आपको इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे। अगर आप इस प्रश्न में 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दें, 15 में से 10 बाई 15 करके दिखा दें, तो आप ये समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान अगर यहाँ पे आप 10 करके जा रहे हैं, 10 में 10, तो वहाँ पे 10 में 10 आप कर लेंगे। पूरे पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे बाल मनोविज्ञान से। दोस्तों, एक प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लिखने संबंधी अक्षमता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आग्रफिया, अप्रेक्सिया, अलेक्सिया और ओसम्बिया। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, व्यक्तिगत अंतरों के अध्ययन के तरीके निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तिगत अंतरों के अध्ययन के तरीके इनमें से कौन है? मेथड ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि इसमें जो है बुद्धि परीक्षण भी आता है, व्यक्ति परीक्षण भी आता है, संवेग परीक्षण भी आता है। इसमें यहाँ पे संवेग परीक्षण नहीं दिया हुआ आपको, संवेग परीक्षण भी अगर दिया रहता तो वो भी इसी में आता है। और अभिक्षमता परीक्षण भी इसी में आता है। अभिक्षमता परीक्षण यहाँ पे दिया, अभिरुचि परीक्षण दिया, बुद्धि परीक्षण दिया है। तो उपलब्धि परीक्षण भी अगर दिया रहता तो भी इसमें आता, उपलब्धि परीक्षण भी आता है इसमें। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 2, किशोरावस्था किस उम्र से किस उम्र तक होती है? देखिए, ये जो हमारे बाल्यकाल की जो अवस्थाएं होती हैं, उसमें से किशोरावस्था के बारे में पूछा जा रहा है। 6 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 8 से 12 वर्ष। तो आप लोगों को बता दूं, जो 3 अवस्थाएं होती हैं, वो शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है। जो शैशवावस्था होती है 0 से 6 होती है शैशवावस्था वर्ष। और इसके बाद जो है बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 होती है। किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 होती है। तो आपका उत्तर जो सही हो जाएगा 12 से 18, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं, नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 205, 206, 208 या फिर 270? तो जो नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो है 270। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें आपको मैं ये भी बता दूं साथ में कि जो नवजात शिशु होता है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। अगले प्रश्न पे आते हैं, डयटी की आयु या गंदी आयु, एक स्टेटमेंट दिया, डयटी की आयु या गंदी आयु मनोवैज्ञानिक किस अवस्था को कहते हैं? वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था को ये डयटी आयु या गंदी आयु बोलते हैं? शैशवावस्था को बोलते हैं, बाल्यावस्था को बोलते हैं, युवावस्था को बोलते हैं या किशोरावस्था को बोलते हैं? इनमें से कौन सा आंसर सही है? ए बी सी डी में क्या सही है? तो दोस्तों, जो इसको बोलते हैं ये डर्टी आयु या गंदी आयु बोलते हैं वैज्ञानिक, वो बोलते हैं बाल्यावस्था को। यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में जो है इसको वैज्ञानिक बोलते हैं मिथ्य परिपक्वता, ये भी बोलते हैं बाल्यावस्था, क्योंकि इसमें भी कोई भी चीज़ बालक जो है किसी भी तरीके से परिपक्व नहीं होता है। और इसमें मानसिक विकास की अपेक्षा शारीरिक विकास जो होता है वो तेजी से होता है। माइंड का डेवलपमेंट कम होता है, शरीर का डेवलपमेंट तेजी से होता है। तो जो हमारी अवस्थाएं हैं बताया मैंने आपको, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं, बालकों की बुद्धि का विकास किस अवस्था में अधिकतम होता है? किस अवस्था में
बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था के बालकों में कल्पना की प्रबलता पाई जाती है, कल्पना खुद करते हैं। इसी को ब्यूटी एज भी कहते हैं, ब्यूटी एज भी कहते हैं इसी को। किशोरावस्था है क्योंकि ये वो यौवन की तरफ अग्रसर होते हैं, युवा अवस्था की तरफ अग्रसर होते हैं। बालकों में क्या तर्क करने की, कल्पना करने की और चिंतन करने की अधिक प्रभाव इसमें इस अवस्था में ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन सब चीज़ों से। अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है, वह अवस्था कहलाती है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है? शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था। तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से बी ऑप्शन सही है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं वह अवस्था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7, महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है, किसके अनुसार वंशानुक्रम की परिभाषा है? ये वंशानुक्रम की परिभाषा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी है। अब ये वाली परिभाषा किसके अनुसार से है कि महानता का गुण जो है वंशानुक्रम के गुण से मिलता है? तो दोस्तों ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैटल के अनुसार है या जेम्स ड्रेवर के अनुसार है, गार्डन के अनुसार है, गाल्टन के अनुसार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है गाल्टन के अनुसार है। ये कैटल के अनुसार क्या होना चाहिए? कैटल के अनुसार जो था व्यवसायिक कुशलता वंशानुक्रम से मिलती है, व्यवसायिक कुशलता जो होती है वंशानुक्रम से मिलती है, ये कैटल बोलते हैं। जेम्स ड्रेवर क्या बोलते हैं? जेम्स ड्रेवर बोलते हैं शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को मिलने वाले गुण हैं। और गार्डनर क्या बोलते हैं? बुद्धि वंशानुक्रम से मिलती है। तो सबकी परिभाषाएं अलग है। जो महानता का गुण वंशानुक्रम से मिलता है ये परिभाषा जो है गार्डनर के अनुसार ही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न हमारा, इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के दौरान जब कभी नया उद्दीपक सामने आता है तो प्रतिक्रिया करने की गति धीमी पड़ जाती है। ये कौन सा नियम है? बाह्य अवरोध का नियम है, आंतरिक अवरोध का नियम है, उत्तेजना का नियम है या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब देना है आपको। बताइए आप लोग क्या है इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध के नियम में ऐसा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 9 पे आते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से क्या है? यह विधि मंद बुद्धि बालकों के लिए अति उत्तम है। हम अपने दैनिक जीवन में इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। यह विधि द्वारा करके सीखने की प्रक्रिया आसान होती है। तो इसमें से क्या है? यह उपरोक्त में से यह उपरोक्त सभी है। तो इसमें इसका जो आंसर है इसमें उपरोक्त सभी है। इसमें जो 3 स्टेटमेंट दिए गए तीनों सही हैं। इसमें मंद बुद्धि बालकों के लिए अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ भी है। हम अपने दैनिक जीवन में इस सिद्धांत का प्रयोग भी करते हैं और यह विधि द्वारा करके सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखने संबंधी अक्षमता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? लिखने संबंधी अक्षमता 4 दी गई है, अक्षमता कौन सी है? अक्षमता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं, देखिए नहीं पूछा यहाँ पे, ये नहीं कि कौन सी है। इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखें किसको किसको आता है इसका उत्तर पहले से। 11वें प्रश्न पे आते हैं। मंद बुद्धि के बालकों का IQ कितना होता है? ऑप्शंस हैं आपके लिए 80 से अधिक, 80 से कम, 90 से अधिक और 70 से कम। तो सही उत्तर है 80 से कम। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
11 तो हो गया, 12 पे आते हैं। ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है? एक ब्रेल लिपि होती है जो अंधे बालकों के पढ़ने के लिए काम में लाई जाती है। इसके जन्मदाता के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके जन्मदाता कौन है? मार्क ब्रेल, लुइस ब्रेल, जेम्स ब्रेल या जेम्स ब्रेल। 2 बार दे दिया गया ऑप्शन यहाँ पे, ये गलत हो गया है। इन 3 में से ये आप बताइए, ABC में बताइए। तो इसका सही उत्तर है बी। बी आंसर इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 13वें प्रश्न पे। आवृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? सामान्य सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, गौण सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। 14 नंबर पे आते हैं। संवाद विधि की प्रवर्तक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, एडवर्ड। देखिए, अरस्तु ने तो जो विधि दी थी उसका नाम था आगमन एवं निगमन। सुकरात ने जो दी थी विधि वो प्रश्नोत्तर विधि थी। और इसके बाद एडवर्ड की जो विधि है, एडवर्ड ने जो विधि दी थी वो इन दोनों से बिल्कुल हट के थी, वो थी गौरी विधि। गौरी विधि। तो ये जो विधि है ये प्लेटो की विधि है। संवाद विधि की प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न बात है, डाल्टन विधि के सोपान है। डाल्टन विधि के इसमें से कौन से सोपान हैं? डाल्टन विधि के कार्य का ठेका, प्रयोगशाला, कक्षा की सभा, प्रयोगशाला। तो ये सभी है, डाल्टन विधि के सभी हैं इसमें, क्योंकि इनके जो कार्य का ठेका भी होता है, निर्दिष्ट कार्य भी होते हैं, कार्य की इकाई भी होता है, प्रयोगशाला भी होता है, कक्षा की सभा भी होती है, प्रगति रिपोर्ट भी होती है। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आंसर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चंस। अगर आपने हमारे साथ साथ किए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 में आपके कितने सही हैं। 7 सही हैं, 8 सही है, 9 सही है, 10 सही है, या फिर 15 आउट ऑफ 15 आप कर पा रहे हैं। ये आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और एक क्वेश्चन को मैंने उत्तर नहीं बताया, उसको उत्तर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल CP स्मार्ट क्लासेस से जुड़ जाइए। और अभी 3-4 दिन की जो परीक्षा के लिए टाइम बचा हुआ उसमें हम तैयारी करवा रहे हैं इस तरह की। और क्या आप मनोविज्ञान का इस तरह का दूसरा वीडियो चाहते हैं? अगर इस वीडियो को 100 से ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अभी इस तरह की मेरे पास कम से कम 100 प्रश्न है। तो 2 दिन में मैं 3-3 वीडियो इसके अगर मैं डाल देता हूँ तो आपके 100 प्रश्न कवर हो जाएंगे और 10 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए कह दीजिए धन्यवाद।